नमस्कार फ्रेंड। आज की कहानी कंकाल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित सत्य कहानी है। हम 3 बालय साथी जिस कमरे में सोते थे उसके बगल के कमरे की दीवार पर एक पूरा नर कंकाल लटका हुआ था। रात को हवा में उसकी हड्डियां खट खट शब्द करती हिलती रहती। दिन के समय हम लोगों को उन हड्डियों का हिलाना डुलाना पड़ता। तब हम पंडित महाशय से, मेघनाथ बध और कैम्बल स्कूल के छात्र से अस्थि विद्या पढ़ते थे। हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि हम लोगों को एक बारगी की सर्व विद्याओं में पारदर्शी बना देंगे। उनका उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ, हम लोगों को जो जानते थे उनके समक्ष प्रकट करना बेकार है, और वो जो जानते नहीं उससे छिपाना ही बेहतर है। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। इसी बीच उस कमरे में कंकाल और हमारे मस्तिष्क की अस्थि विद्या कहाँ हस्तांतरित हुई, खोज करने पर भी पता नहीं लगा। कुछ दिन हुए। एक दिन रात में किसी कारण अन्यत्र स्थानाभाव होने से मुझे उसी कमरे में सोना पड़ा। अनभ्यास बस नींद नहीं आ रही थी। इस करवट उस करवट करते गिरजा की घड़ी के बड़े बड़े घंटों ने लगभग सारे घंटे बजा दिए। इतने में कमरे के कोने में जो तेल का सेज जल रहा था वह करीब 5 मिनट तक भगभगाता हुआ एक बारगी बुझ गया। उसके पहले हमारे घर में 2 दुर्घटनाएं घट चुकी थी। इसलिए इस प्रकाश के बुझने से सहज ही मृत्यु की बात मन में उदित हुई। मन में आया, यह जो रात के दूसरे पहर में एक दीप शिखा चिर अंधकार में विलीन हो गई, प्रकृति के लिए यह भी जैसी और मनुष्य की छोटी छोटी प्राण शिखाएं कभी दिन रात में सहसा बुझकर विस्मृत हो जाती है, वे भी वैसे ही है। क्रमशः उस कंकाल की बात याद आई। उसकी जीवित अवस्था के विषय में कल्पना करते करते सहसा लगा एक चेतन पदार्थ अंधकार कमरे की दीवार टटोलते हुए मेरे मसहरी के चारों ओर चक्कर काटता फिर रहा है। उसके सघन निश्वास का शब्द सुनाई पड़ रहा है। वह जैसे कुछ खोज रहा है पर पा नहीं रहा है, और बड़ी तेजी से सारे कमरे की परिक्रमा कर रहा है। निश्चित समय पाया कि मेरे निद्राहीन उष्ण मस्तिष्क की वह सारी कल्पना है, और मेरे ही मस्तिष्क में जो रक्त साय साय करता दौड़ रहा है वही तेज कदमों के आहट के समान सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे सारे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। इस कारण भय को जबरदस्ती दूर करने के लिए बोल उठा, कौन? पदध्वनि मेरे मसहरी के पास आकर रुक गई, और एक उत्तर सुनाई पड़ा, मैं। मेरा वह कंकाल कहाँ गया? इसी से खोजने आई हूँ। मैंने सोचा, अपनी काल्पनिक सृष्टि से भयभीत होना ठीक नहीं। पाँव रखने के मसनद को बलपूर्वक कस कर पकड़े हुए चिर परिचित के समान अत्यंत सहज स्वर में बोला, आधी रात में यह अच्छा काम ढूंढ निकाला है जो उस कंकाल की इस समय तुम्हें क्या आवश्यकता? अंधकार में मसहरी के अत्यंत निकट से उत्तर मिला, कहते क्या हो? मेरी छाती की हड्डी तो उसी में थी। मेरी 26 वर्ष का यौवन तो उसी के चारों ओर विकसित हुआ था। एक बार देखने की इच्छा नहीं होगी? मैंने फौरन कहा, हाँ तो एकदम ठीक है, तुम जाकर खोजो, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूं।
उसने पूछा, तुम अकेले हो? फिर तो मैं थोड़ी देर बैठूं, थोड़ी गपशप की जाए। 35 साल पहले मैं भी मनुष्य के पास बैठकर मनुष्य के साथ गपशप करता था। इस 35 वर्षों में मैं केवल शमशान की बतास में हूँ शब्द करता घूमता फिरा हूँ। आज तुम्हारे पास बैठकर फिर एक बार मनुष्य के समान गपशप करूं। ऐसा लगा मेरी मसहरी के पास कोई आ बैठा है। निरुपाय हो मैं कुछ अधिक उत्साह से बोला, यही भला है जिससे कि मन खूब प्रफुल्लित हो, ऐसी कोई कहानी सुनाओ। उसने कहा, सबसे अधिक मज़ेदार कहानी यदि सुनना है तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं। गिरजाघर की घंटी ने टन टन 2 बजाए। जब मैं जीवित थी और छोटी थी तब एक व्यक्ति से जमराज के समान डरती थी। वह थे मेरे पति। मछली के बंसी पर उसे जैसे लगता होगा वैसे भी मुझे भी वैसा ही लगता, अर्थात कोई एक बिल्कुल अपरिचित जीव जैसे बंसी में फंसाकर मुझे मेरे स्निग्ध गंभीर जीवन जलाशय में झटका देकर नीचे खींच लिया जा रहा है। कैसे भी उसके हाथ से मुक्ति नहीं। विवाह के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे नाते रिश्तेदार मेरी ओर से बहुत रोए धोए। मेरे ससुर ने बहुत से लक्षणों को मिलाकर देखा। सास ने कहा, शास्त्र ने जिसे 20 कन्या कहते हैं वही लड़की है। यह बात मुझे स्पष्ट याद है। सुन रहे हो? कैसा लग रहा है? मैंने कहा, कहानी की शुरुआत बड़ी मज़ेदार है, आगे सुनो। मैं प्रसन्नता से भय मायके लौट आई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाने की कोशिश करते, पर मैं अच्छी तरह जानती थी मेरी जैसी सुंदरी दुर्लभ है। तुम्हें क्या लगता है? शायद ऐसा ही हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। देखा नहीं? क्यों? मेरा यह कंकाल है। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास मैं कैसे प्रमाणित करूं कि उन 2 खालों और आँखों की कटोरे से बड़ी बड़ी 2 काली नुकीली आँखें थी और वे लाल अंधर जिन पर मंद मुस्कान खेलती रहती थी। उस समय की अनावृत दंतसार विकट हास्य के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनके रूखे सूखे अस्थि खंडों के ऊपर इतना ललित लावण्य, यौवन की इतनी कठिन कोमल सुरेल परिपूर्णता प्रतिदिन प्रफुल्लित हो उठी थी। तुमसे यह बताते हुए हंसी आती है और क्रोध भी आता है कि तब मेरे उस शरीर के अस्थि विद्या सीखी जा सकती है। यह उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते थे। मुझे पता है, एक डॉक्टर ने अपने किसी विशेष मित्र से मेरे लिए कंचन चंपा कहा था। उसका मतलब यह है कि दुनिया के सभी मनुष्य ही अस्थि विद्या और शरीर तत्व के दृष्टांत क्षेत्र थे। केवल मैं ही सौंदर्य रूपी पुष्प के समान थी। कनक चंपा ने, क्या किसी कंकाल का वास हो सकता है? मैं जब चलती थी तब स्वयं समझ जाती थी कि हीरे का टुकड़ा हिलाने पर उसके चारों ओर जैसे प्रकाश जगमगाता है, वैसे ही मेरी देह की प्रत्येक गति में सौंदर्य भंगिमा स्वाभाविक विभिन्न हिल्लोलों से चारों ओर फूट पड़ती। अक्सर मैं देर तक अपने दोनों हाथों को देखती रहती। दुनिया के सारे उदित पुरुष के मुंह में लगाम कसकर मधुर भाव में से बस में कर सके, ऐसे वे 2 हाथ सुभद्रा अर्जुन को लेकर जिस गर्वित भंगिमा से
अपने विजय रथ को विस्मित दोनों लोगों के बीच में से हाँक कर ले गई थी। शायद उनकी भी ऐसी ही दो सुडौल बाहुएं, आरक्त करतल और लावण्य शिखा के समान उंगलियां रही होगी। किंतु मेरे उस निर्लज्ज, निराभरण, निर्विद्य कंकाल ने मेरे नाम से तुम्हारे पास मिथ्या गवाही दी है। उस समय मैं निरुत्तर थी। इस कारण दुनिया में सबसे अधिक तुम पर ही क्रोध आता है। इच्छा होती है मेरे उस 16 वर्षीय जीवंत यौवन ताप से उत्तप्त आरिक्तम रूप को एक बार तुम्हारी आंखों के आगे खड़ा कर दीर्घकाल के लिए तुम्हारी दोनों आंखों की नींद उड़ा दूं, तुम्हारी अस्थिर विद्या को अस्थिर बनाकर देश निकाला दे दूं। मैंने कहा, यदि तुम्हारी देह होती तो मुझ देह को छू शपथ लेकर कहता हूँ, उस विद्या का रंच मात्र मेरे मस्तिष्क में नहीं है, और तुम्हारा वह भुवन मोहन पूर्ण यौवन रूप रजनी के अंधकार पट पर जाज्वल्यमान हो प्रकटित है, और अधिक कहना नहीं होगा। मेरी कोई सखी नहीं थी। भैया ने विवाह न करने की कसम खा रखी थी। अंतःपुर में मैं अकेली थी। बगीचे में पेड़ के नीचे अकेले बैठे मैं सोचती, सारा विश्व मेरे से ही प्रेम कर रहा है, सारे तारे मेरे ही निरीक्षण कर रहे हैं। बतास बहाने से बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ती बगल से निकली जा रही है, और जिस तीर्णासन पर मैं दोनों पैरों को फैलाकर बैठी हूँ, उसी में यदि चेतना होती तो वह फिर से अचेतन हो जाता। दुनिया के सारे युवा पुरुष उस तृणपुंज रूप में दलबद्ध हो चुपचाप मेरे चरणवर्ती हो खड़े हैं, इस प्रकार की मैं कल्पना करती हूँ। अकारण हृदय में जाने कैसी वेदना का अनुभव होता। भैया के मित्र शशि शेखर जब मेडिकल कॉलेज से पास होकर निकले तो वही हमारे परिवार के डॉक्टर बने। मैंने पहले भी बहुत बार छिप कर उन्हें देखा था। भैया बड़े विचित्र आदमी थे। दुनिया के जैसे अच्छी तरह आंखें खोलकर नहीं देखते। संसार उनके लिए पूरी तरह खाली नहीं, इसलिए सरकते सरकते एक बाड़गी छोड़कर जाकर उन्होंने आश्रय लिया था। उनके मित्रों में एक थी शशि शेखर, इसलिए बाहरी युवकों में हमेशा उन्हें शशि शेखर को देखती। जब संध्या समय पुष्प वृक्ष के तले मैं सामग्री का आसन ग्रहण करती तब दुनिया की सारी पुरुष जाति शशि शेखर की मूर्ति धारण कर मेरे चरणागत होती। सुन रहे हो, मन में कैसा लग रहा है? मैंने निश्वास लेते हुए कहा। लग रहा है कि शशि शेखर के रूप में मैं ही जन्म लेता तो अच्छा होता। बोला, पहले पूरा सुनो, उस कंकाल ने कहा। पहले पूरा सुना। एक बार जब बदली के दिन मुझे ज्वर आया तो डॉक्टर देखने आए। वह मेरा प्रथम साक्षात्कार था। मैं खिड़की की ओर मुंह किए थी। संध्या की लाल आभा के पड़ने से बीमार चेहरे की विवरणता दूर हो गई थी। जब डॉक्टर ने कमरे में घुसते ही मेरे मुंह की ओर एक बार देखा, तब मैंने मन ही मन डॉक्टर की कल्पना में अपने मुंह की ओर ताका। उस संध्या लोक में कोमल तकिए पर एक ईषित क्लिष्ट कुसुम कोमल मुख अस्मित छोटी लटे ललाट छाया विस्तार कर रहे थे। ललाट आ गिरी थी और लज्जा से झुके बड़े बड़े नयन पल्लव कपोलों पर छाया विस्तार कर रहे थे। डॉक्टर ने मृदु विनीत स्वर में भैया से कहा, एक बार तो हाथ देखना ही होगा। मैंने देह बरन से क्लांत सुडौल हाथ को बाहर निकाल दिया। एक बार अपने हाथ की ओर ताक कर देखा।
यदि नीले रंग की कांच की चूड़ियां पहन पाती तो ये और भी सुंदर दिखते। रोगी के हाथ को लेकर नाड़ी देखने में डॉक्टर की ऐसी हिचकिचाहट इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। अत्यंत असंलग्न भाव से कांपती उंगलियों से नाड़ी देखी। उन्होंने मेरा ज्वर के उत्ताप को जाना। मैंने भी अंतर नाड़ी कैसी चल रही है उसका कुछ आभास पाया। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने कहा। अविश्वास का कोई कारण ही नहीं। मनुष्य की नाड़ी प्रत्येक अवस्था में समान रूप से नहीं चलती है। काल क्रम से और भी 2-4 बार रोग में आरोग्य होने के बाद देखा। मैंने उस संध्याकालीन मानस सभा में विश्व की करोड़ों पुरुष संख्या अत्यंत हासपाती और अंत में एक पर आ ठहरी। मेरी दुनिया प्राय जन शून्य हो गई। जगत में केवल एक डॉक्टर, एक रोगी ही बचे। संध्या समय छिपकर बासंती रंग की साड़ी पहनती और अच्छी तरह जूड़ा बांधकर बालों में बेला की एक माला लपेटती, एक आईना हाथ में लिए बगीचे में जा बैठती। उसने पूछा, क्यों? क्या अपने को देखकर किसी की प्रतीति नहीं होती? वास्तव में नहीं होती, क्योंकि मैं तो स्वयं अपने को नहीं देखती। तब अकेले में बैठकर मैं दो होती और तब मैं डॉक्टर की आंखों में अपने को देखती, मुग्ध होती, प्यार करती तथा दुलारती। फिर भी प्राणों के भीतर एक दीर्घ निश्वास संध्या बतास के समान हाहाकार कर उठता। तब मैं फिर से अकेली नहीं रही। जब चलती तब आंखें नीची कर देखती। मेरे पैरों की उंगलियां पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ती और सोचती, यह पदक्षेप हमारे नए परीक्षोत्तीर्ण डॉक्टर को कैसा लगता होगा। मध्याह्न में खिड़की के बाहर कड़ी धूप, कहीं कोई आवाज़ नहीं। बीच बीच में एक चील बहुत दूर आकाश में शब्द करती उड़ जाती और हमारे बगीचे के प्राचीर के बाहर खिलौने वाला सुर में खिलौने लो, चूड़ी लो कहता हाँकता जाता। मैं उज्जवल सफ़ेद चादर बिछा अपने हाथों बिछौना लगा सोती। एक अनावृत बाहु कोमल बिछौने पर जैसे अनादर से फैलकर सोचती, इस हाथ को इस भंगिमा में न जाने किसने देखा, न जाने किसने दोनों हाथों से उठा लिया, न जाने कौन किसके आरक्त करतल पर चुंबन जड़ते हुए फिर मेरे धीरे धीरे लौटा जा रहा है। सोचो, यदि कहानी का अंत यही होता तो कैसा होता? मैंने कहा, बुरा नहीं, कुछ अधूरा अवश्य रहता, पर उतने को अपने मन में पूरा करते हुए बाकी रात अच्छी तरह से कट जाती। किंतु इससे तो कहानी बड़ी गंभीर हो जाती। इसका व्यंग कहाँ रहता? इसके भीतर का कंकाल अपनी समस्त दंत पंक्ति फैलाए कहाँ दिखता? उसके बाद सुनो। तनिक प्रसिद्धि पाते ही हमारे मकान की निचली मंजिल पर डॉक्टर ने अपना दवा खाना खोला। तब मैं उनसे बीच बीच में हंसते हंसते दवा की बात, विष की बात, मनुष्य की कैसे सहज में मृत्यु होती है, यह सारी बातें पूछती रहती। डॉक्टर की बातों से डॉक्टर का मुंह खुल जाता। सुनते सुनते मृत्यु जैसे अपरिचित घर के लोगों के समान हो गई। प्रेम और मृत्यु केवल इन्हीं दो को ही मैंने सारी दुनिया में देखा है। मेरी कहानी अब समाप्त होने को ही है, अब अधिक बाकी नहीं है। मैंने मृदु स्वर में कहा, रात भी लगभग बीत ही चली है। कुछ दिनों से पाती डॉक्टर बाबू बड़े अन्यमनस्क में से मेरे सामने जैसे भारी लज्जित दिखते। एक दिन देखा, वे बहुत अधिक सज धज कर भैया से उनकी बग्घी
जोड़ी मांग कर ले गए और रात को कहीं जाएंगे। मेरे से रहा नहीं गया। भैया के पास जाकर इधर उधर की अनेक बातों के बाद पूछा, अच्छा भैया, डॉक्टर बाबू बग्घी लेकर आज कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में भैया ने कहा, मरने। मैंने कहा, नहीं नहीं, सच सच बताओ ना। उन्होंने पहले कुछ खोल कर कहा, विवाह कर दें। मैंने कहा, सचमुच? और यह कहकर खूब हंसने लगी। धीरे धीरे सुनने में आया, इस विवाह से डॉक्टर की 12,000 रुपये मिलेंगे। किंतु मेरे से यह बात छुपा कर रख मुझे अपमानित करने का क्या अर्थ था? मैं क्या उनके पैर पकड़कर कहने गई थी कि उनके ऐसा करने पर मेरी छाती कूटकर मर जाऊंगी? पुरुषों पर विश्वास करने का उपाय नहीं। दुनिया में केवल एक ही पुरुष देखा है और वो एक ही क्षण में ही सारा ज्ञान हासिल कर लिया। संध्या से पहले डॉक्टर के रोगी देखकर कमरे में आने पर मैंने बहुत अधिक हंसते हंसते कहा, कहिए डॉक्टर साहब, क्या आज आपका विवाह है? मेरी प्रसन्नता देख डॉक्टर केवल लज्जित हुए। सो ऐसा नहीं, वह बड़े उदास हो गए। मैंने पूछा, क्या बात है जो बाजा गाजा नहीं है? सुनकर लंबी गहरी सांस भरते हुए, विवाह जैसी वस्तु क्या इतनी अधिक आनंद की बात है? सुनकर मैं हंसते हुए बेहाल हो गई। ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, बाजा बजना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मैंने भैया को भी इतना परेशान किया है। भैया उसी समय पूरी तरह से उत्सव के आयोजन में लग गए। मैं तो बस यही बातें करने लगी, बहू के घर आने पर क्या होगा, क्या करूँगी। फिर पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, तब भी क्या आप रोगियों की नाड़ी टटोलते फिरोगे? ही। यद्यपि मनुष्य का विशेष तौर पर पुरुषों का मन दृष्टिगोचर नहीं है, फिर भी मैं शपथ पूर्वक कह सकती हूँ कि ये बातें डॉक्टर के हृदय पर सेल के समान बीध रही थी। आधी रात के बाद लग्न था। संध्या समय डॉक्टर छत पर बैठकर भैया के साथ 2-1 पैग शराब के पी रहे थे। दोनों की यह आदत थी। धीरे धीरे आकाश में चाँद निकला। मैंने हंसते हंसते आकर बताया, डॉक्टर साहब भूल गए क्या? यात्रा का समय हो गया है। यहाँ एक मामूली सी बात बतानी जरूरी है। इस बीच छिपकर दवा खाने में जाकर थोड़ा सा चूर्ण संग्रह लाई थी। मैंने उस चूर्ण का कुछ अंश सुविधा अनुसार अलक्षित डॉक्टर के गिलास में मिला दिया। किस चूर्ण को खाने पर आदमी मरता है, यह डॉक्टर से पहले ही जान लिया था। डॉक्टर एक सांस में गिलास खाली कर कुछ आर्द्र गदगद कंठ से मेरी मुख की ओर मर्मतातक दृष्टिपात करते ही बोले, तो चलता हूँ। बंसी बजने लगी। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी। जितने गहने संदूक में थे सब निकाल कर पहने। मांग में चौड़ा करके सिंदूर भरा। उसी मौलश्री तले मेरा बिस्तर बिछाया। बड़ी सुंदर रात थी। उज्जवल चांदनी छिटक रही थी। सुप्त जगत को थकान हरती दक्षिण वायु बह रही थी। जूही और मोगरे की सुगंधी से सारा बगीचा गमक रहा था। बंसी ध्वनि क्रमशः दूर चली गई और ज्योत्सना अंधकार में परिणित हो आई। वे तरुण पल्लव और आकाश तथा आजन्म काल के घर द्वार को लिए पृथ्वी जब मेरे चारों ओर से माया और समान विलीन होने लगी, तब मैं आंखें बंद कर हंसी। इच्छा थी जब लोग आकर मुझे देखेंगे तब यह हंसी जैसे गुलाबी नशे के समान मेरे होंठों पर छाई रहे। इच्छा थी जब मैं अनंत रात्रि के बासर कक्ष में धीरे धीरे प्रवेश करूं, तब यह हंसी भर यहाँ से मुख पर लेती जाऊंगी।
कहाँ है वह वासर कक्ष, कहाँ है मेरी वह विवाह की वेशभूषा। अपने भीतर से एक खटखट शब्द से जग कर देखा। मुझे लेकर 3 बालक अस्थि विद्या सीख रहे हैं। हृदय के बीच जहाँ सुख दुख धुक धुक करते हैं और यौवन की पंखुड़ियाँ दिन प्रतिदिन एक एक कर प्रस्फुटित होती, वहीं वेद के संकेत द्वारा किसी अस्थि का क्या नाम। मास्टर सिखा रहे थे और वह जो अंतिम हंसी होंठों पर मैंने प्रस्फुटित की थी, उसका कोई चिन्ह देख पाए थे क्या। कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, कहानी तो बड़ी आनंदप्रद है। इतने में पहली बार कौवा बोला। मैंने पूछा, अभी रुकोगी क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। तभी कमरे के भोर में प्रकाश ने प्रवेश किया। यह कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कंकाल मतलब भूत गायब हो गया सुबह में, यह सच्ची कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।